नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आप सभी के लिए भारतीय संविधान का अगला क्लास है ना। आइए भैया, भारतीय संविधान के अगले क्लास में आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले दोस्तों, अब पता है मैं बोला था पहले भी कि संविधान आपका समाप्त हो चुका है, मगर संविधान में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट जिससे क्वेश्चन बनते हैं, इसकी आपको हल्का फुल्का ऊपरी पर जानकारी होनी चाहिए ताकि कल में एग्जाम में आ जाए तो ऐसा ना हो कि तो मैं सुना भी नहीं हूँ, पढ़ा भी नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ। उसी के तहत उस मिसलेनियस में से आज आपको पढ़ने वाले हैं आज आप लोकपाल प्लस सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस। तो आज आपको पढ़ेंगे आप लोकपाल और गुड गवर्नेंस या सुशासन। ठीक, चलिए ये शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इसका पूरी बैकग्राउंड हम जानेंगे। इस पूरे बैकग्राउंड से आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी, है ना। तो सब कुछ सीखिए, जानिए। आइए 1966 के समय का बात है, हम आजाद हो गए हैं, 1966 में हम पहुंच गए। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रशासन में सुधार करना है हमें, उसके लिए एक आयोग बनी जिसके अध्यक्ष थे कौन? मोरारजी देसाई जी। तो उस आयोग की अनुशंसा पर लोकपाल व लोकायुक्त का प्रथम बार गठित करने का प्रयास मई 1968 में किया गया। तो 66 में गठित के तहत 66 में जो गठन हुई उसके 68 में 2 साल बाद प्रयास किया गया। लोकपाल के गठन के लिए 9 बार प्रयास किया जा चुका है, या 9 बार प्रयास किए जा चुके थे, मगर लोकपाल का पद आया नहीं। क्यों आया? नहीं आया क्योंकि लोकपाल का बिल आएगा, लोकपाल बन के कोई आ जाएगा तो भैया भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, घूसखोरी खत्म कर देगा, है ना, पकड़ लेगा, जांच कर देगा। यस, इसलिए दोस्तों लोकपाल का बिल आया तो इतने बार, मगर पास 9 बार आ चुका, मगर प्रयास किए मगर पास नहीं हुआ। तो याद रखिए, ये लोकपाल बिल का न्यू या लोकपाल पद का न्यू कहां से पड़ा? तो बोलेंगे आप मोरारजी देसाई की प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर। तो याद रखेंगे, सबसे पहला प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे, और उन्होंने ही ये अनुशंसा दी थी केंद्र में लोकपाल की और राज्यों में लोकायुक्त के पद की। क्लियर? और प्रथम बार इसको गठित करने का प्रयास किया गया था मई 1968 में। ऐसा ही प्रयास 9 बार किया गया, हमारा आज तक सफल नहीं हुआ था, फिर अभी भी जाके फिलहाल सफल हुआ। वो 9 बार के प्रयास को आपके सामने है दोस्तों। मई 1968, जुलाई मई के बाद आपका अप्रैल 1971, फिर दिसंबर 1989, आपका जुलाई 1977, अगस्त 1985, सितंबर 1996, अगस्त 1998, अगस्त 2001 और अगस्त 2001। क्लियर हो गई बात? चलिए, इन बार प्रयास किए गए। लोकपाल या लोकायुक्त का गठन नागरिकों के शिकायत के निपटारे के लिए किया जाता है। तो पहले यही बात, नागरिक शिकायत कर सकता है किसकी? कलेक्टर साहब की भी शिकायत कर सकता है लोकपाल से। तो लोकपाल भैया, कलेक्टर साहब तो डर जाएंगे ना कि यार मेरा शिकायत तो लोकपाल से, लोकपाल मेरे ऊपर एक्शन ले लेंगे। ओहो, इतना पावरफुल पद है भैया, नहीं करना है गड़बड़ी बस। तो लोकपाल या लोकायुक्त का गठन नागरिकों के शिकायत के निपटारे के लिए किया जाता है, जिसमें लोकपाल केंद्र राज्य स्तर पर मंत्री, जिसमें लोकपाल केंद्र राज्य स्तर पर मंत्री, चाहे केंद्र स्तर पर चाहे राज्य स्तर पर मंत्रियों की जांच और सचिव की भी जांच कर सकता है। अब सब मंत्री लोग डरेंगे, मंत्री कौन है? सांसद विधायक ही होंगे केंद्र राज्य में। तो खुद वो ऐसा नियम बनाएंगे क्या? कोई बताइए, आप खुद सांसद हैं, आप खुद किसी ऐसे पद को लेके आएंगे क्या जो खुद आपकी जांच कर सके? नहीं, इसलिए नहीं आ रहा था, 9 बार फेल हो गया, हमारी वर्तमान सरकार ने लेके आए। तो लोकपाल केंद्र राज्य स्तर पर जो मंत्री हैं या जो सचिव हैं उन सभी की जांच कर सकता है, तथा राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त जो केंद्र व राज्य स्तर पर सभी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की, समझ रहे, सभी उच्च प्रशासनिक अधिकारी माने कलेक्टर डीएम साहब, सबकी जांच हो जाएगी। इन सभी की शिकायतों का जांच कर सकता था, इसलिए तो नहीं आ रहा था। हमारे भ्रष्टाचार रोधी प्रणालियों में कई कमियां हैं। भ्रष्टाचार को रोकने की जो प्रणाली है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जिनके कारण भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सारे सबूत होने के बावजूद कोई भी ईमानदार जांच और अभियोजन नहीं होता है। तुम्हारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबूत है, फिर भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई भी ईमानदार जांच ही नहीं होता। अरे भैया, क्योंकि आप कंप्लेंट करोगे, हमारी कलेक्टर साहब के खिलाफ मैंने कंप्लेंट कर दिया,
अब उनकी कंप्लेंट पे मैंने कंप्लेंट किया, उन्होंने बोला ठीक है जांच बैठाएंगे। तो जांच करने जो जा रहे हो तो खुद ही कलेक्टर साहब के दोस्त हैं, वो तो खुद ही सरकारी अधिकारी की जांच करने खुद सरकारी अधिकारी जा रहा है। तो बोला आज मैं फंसा हूं तू बचा, कल तू फंसेगा मैं बचाऊंगा। तो दोनों आपस में ईमानदारी पूर्वक जांच होता ही नहीं है। तो कोई भी ईमानदारी जांच और अभियोजन नहीं होता है, और बहुत कम भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाती है। और जब बहुत सारे कम भ्रष्टाचारियों को सजा मिलती है, मतलब 1 लाख केस में समझिए 10 या 20 लोगों को सजा मिल रही है, तो भाई कौन डरेगा? कोई डरेगा क्या कभी भ्रष्टाचार करे तो? नहीं। पूरा भ्रष्टाचार विरोधी दल भ्रष्टाचारियों की रक्षा करता है। जैसे कि पूरा भ्रष्टाचार विरोधी दल भ्रष्टाचारियों की रक्षा करता है। कहने का मतलब भ्रष्टाचार विरोधी दल छोड़ दीजिए, अब ये समझिए भ्रष्टाचार दल भ्रष्टाचारियों की रक्षा करता है। ये भ्रष्टाचार का जो विरोध करने वाला जो दल है वो खुद इन भ्रष्टाचारियों की रक्षा कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले सरकारी दल है वो खुद इनकी रक्षा कर रहे हैं। कहने का मतलब एक चीज को समझिए कि मान लीजिए मैं किसी विभाग में क्या हूं, मैं किसी विभाग में आपका आरआई बन गया या तहसीलदार बन गया, ठीक है, चलिए आरआई ले लीजिए। अब आरआई में बन गया या चलिए पटवारी में बन गया। अब जैसे ही मैं पटवारी बन गया भैया, और मैंने किया घूस खा लिया, कितने का? 1-1.5 लाख का घूस खा लिया। और उस 1-1.5 लाख का मैंने घूस खाया तो घूस तो अकेले खाऊंगा नहीं, क्योंकि जो कागज में साइन कराना उस पर आरआई साहब का साइन लगेगा, तहसीलदार साहब का साइन लगेगा। तो हाँ भाई उनका भी साइन लगेगा, मैंने उनको भी कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने मान लीजिए 5-10 लाख का घूस खाया और 4 लाख उनको, 3 लाख उनको दिया, 4 3 7 लाख और 3 लाख खुद रखा, ठीक है। 5 उनको दिया, 3 उनको दिया, 5 3 8 2 लाख खुद रखा, ठीक है। 5 लाख दिया तहसीलदार साहब को, 3 लाख दिया भैया आपके आरआई साहब को और 2 लाख खुद रख लिया, ठीक है, 10 लाख में से। अब मगर जांच में पकड़ा गया कौन? मैं, क्योंकि पैसा मैं ही ले रहा था और मैं ही उनको दे रहा था। तो जांच में पकड़ा गया, मैंने कंप्लेंट हो गया मेरे खिलाफ कि देखिए प्रतीक सर हमसे 10 लाख रुपए लिए, किसी पब्लिक ने कंप्लेंट कर दिया, देखिए हमारे पास वीडियो है, सब चीज है, ये है वो है, हमारे पास वीडियो वायरल वाला सब चीज हमारे पास भैया है, हमारे सबूत है हमारे पास। तो अब मेरे ऊपर बैठेगी एक जांच, प्रतीक सर के ऊपर एक जांच बैठेगी। अब वो जांच जब बैठ के एक सरकारी अधिकारी तो लोग आएंगे, बोले अरे क्या है यार प्रतीक भाई, क्या कर रहे हो तुम गधे टाइप का है, कैमरा लगा के लड़का आया था, ऐसे में तो नहीं काम चलेगा, बताओ पूरा सबूत दे दिए तुम, घूस खाओ, थोड़ा दिमाग से खाओ, ऐसे बोले सरकारी अधिकारी लोग। तो दिमाग से खाओ, पकड़ा कैसे जाते हो यार तुम इतना आसानी से? है अब है तो बहुत दिक्कत किस, क्योंकि उसके पास वीडियो है, और देख लो कल तुम इसका तुमको सजा हुआ तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। अब सरकारी अधिकारी मेरे को डरवा रहे हैं, पटवारी को, तो तुम सोच लो अब क्या करना है। बचना चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ। मैं साहब बचना चाहता हूँ साहब मैं बचना चाहता हूँ साहब, मेरे को बचा लो साहब, जो होगा वो करूंगा। तो अच्छा जो हो करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो जांच करने आए हैं हमको भी दीजिए 20 लाख रुपया, हम सुने बहुत पैसा दबाए हो तुम, चलो 50 लाख डालो हमारे अकाउंट में, तो हम तुमको इस केस से बर्खास्त कर देंगे, मतलब केस से हम तुमको बचा देंगे, छोटा मोटा केस बना देंगे, बोल देंगे कुछ और मुद्दा बना देंगे कि भैया जो वीडियो है उसमें वो अपने जमीन का पैसा लेके आते हैं, साहब ये मेरे जमीन का पैसा रखिए मगर मेरी जमीन पर रजिस्ट्री कर दीजिए, जमीन का पैसा लेके घूम रहा, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, वो पैसा को लाके प्रतीक सर के सामने फेंक के वीडियो बना के फंसा दिया, बोल देंगे झूठा आदमी है वो। अरे उस 20 लाख में 2 लाख उसको, 5 लाख उसको खिला देंगे, अरे भैया छोड़ो 5 लाख खाओ खुश रहो, केस हटा लो, बोल दो हम फंसाने गए थे, गलती हो गया क्षमा कर दो, और तुमको हम सजा करवा देंगे 2 महीने का, बस 1 महीने का, 6 महीने का, 6 दिन का, 1 सप्ताह का, ये नहीं होगा सजा, तड़ीपार हो जाना। अच्छा ठीक है साहब, मैं 50 लाख आपको देता हूँ साहब, मेरे को बचा दो साहब। तो लीजिए, जो भ्रष्टाचार किया था उसको जो जांच करने आए वो खुद भ्रष्टाचारी है। और जब मेरे पे आया प्रेशर कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं अपने ऊपर के आरआई को, ऊपर के तहसीलदार को धमकी दूंगा, देखो साहब मेरे को आप लोग बचा लो इस केस से, नहीं तो आप लोगों को भी मैंने पैसा खिलाया है, सबका सबूत है मेरे पास, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, आप लोगों को भी लेके जाऊंगा, तो अब क्या होगा? अब पूरे आरआई का ताकत, पूरा तहसीलदार का ताकत, तो जितने लोग पैसा खाए सबके सब मिलजुल के मेरे को बचाने का कोशिश करेंगे ताकि बच जाए भैया, नहीं तो हमारी भी नैया डूब जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि सबूत होने के बावजूद कोई भी ईमानदार जांच और अभियोजन नहीं होता है और बहुत कम भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाती है। पूरा भ्रष्टाचार विरोधी दल भ्रष्टाचारियों की रक्षा करता है। जो भ्रष्टाचार के विरोधी में बना दल है वो खुद भ्रष्टाचारियों की रक्षा कर रहा है। समझा दिया मैं आपको अच्छे से। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। अब 2013 में आपका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आया 2013 भैया। कुछ सार्वजनिक कार्यकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और संबंधित मामलों के लिए राज्यों के लिए संघ
और लोकायुक्त के लिए लोकपाल की स्थापना का प्रावधान करना चाहता है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर सहित पूरे भारत में फैला हुआ है और भारत के भीतर और बाहर लोक सेवकों पर लागू है। तो जो भी लोक सेवक है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन सब पर ये लागू है अधिनियम। अधिनियम में राज्यों के लिए संघ और लोकायुक्त के लिए लोकपाल, लोकायुक्त के लिए लोकपाल के निर्माण का प्रावधान है। इसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से स्वीकृति मिली और यह 16 जनवरी से लागू हुआ। कौन? लोकपाल। याद रखेंगे। तो ये कहा 2014 में लागू हुआ, जबकि चालू कहां थी कोशिश उसकी 66 में। 66 का चीज चलते चलते 2014 में लागू हो रहा है भैया, समझ लीजिए आप। ये जून 2014 को और 16 जनवरी से लागू हुआ। ठीक। ओम्बुड्समैन को भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के नाम से जानते हैं। इस विषय में निम्नलिखित कथनों में सही विचार कीजिए। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को 116वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और उपयुक्त सभी, तो इनमें से कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। तो आंसर है दोस्तों केवल और केवल बी कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि आप जाने हैं कि 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना था और उसने ही सुझाव दिया था लोकपाल लोकायुक्त का। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का तो बात गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया कि प्रथम प्रशासनिक सुधार ने ही लोकपाल का बात किया था, तो ये गलत हो गया। दूसरा, भाई संसद में 1968 में इसको लागू करने के लिए कोशिश किया, से 9 कोशिश किए थे, आपको पता है। तो 1968 में कोशिश की थी, इसलिए ये सही है, ये गलत है। ठीक, जब पहला गलत तीसरा गलत तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, केवल बी सत्य है। लोकपाल की संरचना है ना भाई, लोकपाल की संरचना। लोकपाल संरचना देखते हैं। लोकपाल की संस्था बिना किसी संवैधानिक समर्थन के एक सांविधिक निकाय है। अर्थात संवैधानिक और सांविधिक में अंतर क्या, पहले समझ लीजिए। एक तरफ संवैधानिक निकाय, एक तरफ सांविधिक निकाय। अंतर क्या है भैया दोनों में? सर, जिसका उल्लेख संविधान में है, जिसका भी उल्लेख संविधान में, संविधान कहीं भी लिखा हुआ है, वो सब चीज आपका संवैधानिक हो जाता है, तो संवैधानिक निकाय हो जाएगा। कोई भी ऐसा निकाय जिसका नाम संविधान में लिखा हुआ तो संवैधानिक निकाय हो जाएगा। मगर संविधिक अर्थात किसी विधि, किसी कानून के द्वारा बना हुआ कोई निकाय, संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, मगर किसी अलग से संसद द्वारा लाए हुए किसी विधि, संसद द्वारा लाए हुए किसी कानून के द्वारा बना हुआ कोई निकाय ही सांविधिक निकाय होता है। तो आज आपको संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय में अंतर पता चल गया होगा। जिसका उल्लेख संविधान में हो संवैधानिक निकाय, और जिसको संसद द्वारा कोई विधि ला करके बनाया गया हो आपका सांविधिक निकाय। लोकपाल एक बहुसंख्या निकाय है जो एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्यों से मिलकर बना है। एक अध्यक्ष 8 सदस्य। जिस व्यक्ति को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना है वह भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या त्रुटिहीन और उत्कृष्ट क्षमता वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। अर्थात जिसको भी लोकपाल का अध्यक्ष बना रहे हैं वो या तो भैया भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी पूर्व न्यायाधीश बने, अन्य न्यायाधीश रहेगा तो भी चलेगा। और अगर ये दोनों नहीं है तो भी वह त्रुटिहीन और उत्कृष्ट क्षमता वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त सहित बीमा और बैंकिंग, कानून और प्रबंधन से संबंधित मामलों में न्यूनतम 25 वर्षों की विशेषज्ञता और विशेष ज्ञान होना चाहिए।
तो या तो भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सुप्रीम कोर्ट का, या भैया आपका अन्य अदर जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का ही। और अगर ये दोनों नहीं है तो उसको ये सब चीज में नॉलेज होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष का, कम से कम 25 वर्ष का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, इसलिए जनरली लोकपाल के पद पे जो व्यक्ति बैठते हैं जनरली आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज दिखेंगे। अधिकतम 8 सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य होंगे, क्योंकि वही लोकपाल न्याय ही करता है, तो न्यायिक सदस्य होंगे, सब न्यायालय में काम कर चुके होंगे, वैसे लोग होंगे। 8 में से 4 न्यायिक सदस्य होंगे। न्यूनतम 50% सदस्य SC ST OBC अल्पसंख्यक और महिलाएं होंगे। कम से कम 50% सदस्य उसमें से SC जो 8 सदस्य उसमें से कम 50% सदस्य SC ST OBC महिला अल्पसंख्यक वर्ग से होने चाहिए। लोकपाल का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश है ना, न्यायिक सदस्य जो इसमें न्यायिक सदस्य होते हैं 8, वो या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो इसके जो जज है वो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सही है भैया, पर इसके जो सदस्य है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो। तो सर्वोच्च न्यायालय का नॉर्मल न्यायाधीश मगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो। पूर्व माने रिटायर्ड। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं कौन? पिनाकी चंद्र घोष, PC घोष। उन्होंने 19 मार्च 2019 को अन्य 8 सदस्यों के साथ अपनी नियुक्ति के साथ देश के पहले लोकपाल बने। अब बताइए 1966 के बाद चालू हुआ जो बात, 2019 में आकर के पहला कोई लोकपाल बना इस देश में, वो थे आपके पिनाकी चंद्र घोष, PC घोष। तो बोला ना कि सरकार सत्ता इसलिए फर्क पड़ता है। देखिए ये चीज की तारीफ है, ये बीजेपी लेके आई, भाई लागू की जमीन पे कब उतरा यहाँ बीजेपी में, तो इस जगह के लिए बीजेपी की से मैं बोलूंगा वाहवाही है, कांग्रेस की यहाँ पर कमी है। मैं आपको पता है दोनों टीम की जहां अच्छाई होती है बुराई होती है सब करता हूँ भाई, तो ये अच्छी बात है भाई, जिसके कार्यकाल में उसकी मैं तारीफ करूंगा कि वो खुद शासन सत्ता में होकर के खुद ऐसे पद को लेके आए जो खुद उसकी जांच कर सकता है। तो हाँ, यहाँ के लिए वाहवाही है कि बीजेपी ने इतना हिम्मत किया कि एक ऐसे पद का सृजन कर रहा है जो खुद उसी की जांच कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने। ठीक, 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 8 सदस्य होते हैं, ध्यान रखेंगे। और कब बने? 19 मार्च 2019 को। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़कर जब तक कि लोकपाल की पूर्ण न्यायपीठ और कम से कम 2/3 सदस्य एक जांच को मंजूरी नहीं देते, उस पर जांच नहीं करेगा। अर्थात लोकपाल किस किस चीज की जांच नहीं करेगा भैया? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, सुरक्षा को, सार्वजनिक व्यवस्था को, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़कर जब तक कि लोकपाल की पूर्ण न्यायपीठ जो है और कम से कम 2/3 सदस्य एक जांच को मंजूरी नहीं देते हैं, तब तक जांच नहीं होगा। यह इन कैमरा में आयोजित किया जाएगा और अगर लोकपाल की इच्छा है तो जांच के रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। अर्थात ये पूरा जो प्रोसेस चलेगा उस समय न्यायालय में, वो पूरा प्रोसेस एक कैमरे में रिकॉर्ड होता रहेगा। और अगर लोकपाल बोल दिए इसका तो इसका प्रसारण होगा, सभी लोग इसको देख सकते हैं। मगर अगर लोकपाल जी चाहे तो उसके प्रकाशन को रोकवा सकते हैं, कोई सेंसिटिव मुद्दा हो तो अगर लोकपाल की इच्छा है तो जांच के रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं किए जाएंगे या किसी को भी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। लोकपाल का मंत्री और सांसदों पर अधिकार क्षेत्र भी होगा। अगर प्रधानमंत्री भी शामिल है तो ये तो मंत्री और सांसद तो होंगे ही, लेकिन संसद में कही गई बातों या वहां दिए गए वोट के मामले में लागू नहीं होंगे लोकपाल के अधिकार। लोकपाल का क्षेत्राधिकार लोक सेवकों की सभी श्रेणियों को कवर करेगा, मतलब सभी प्रकार के लोक सेवक इनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे, इनके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आप कांग्रेस की सराहना है कि उन्होंने भाई विधेयक लेके आए, मगर विधेयक लाने के बाद भी अगर वो उस पद पे किसी को बैठा नहीं पाए तो ये कमी है। जो लाए हैं तो इसकी तारीफ, नहीं बैठा पाए तो वही कमी। ठीक, चलिए, तो लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन चुनना है। तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार से भारत के प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया है। प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक विदेशी सहायता प्राप्त सभी इकाइयां लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं।
लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होंगे। तो गलत क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन चुनना है। गलत है दोस्तों आपका ए, कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार से भारत के प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया है, ये बात गलत है, क्योंकि आप ऊपर भी पढ़े कि प्रधानमंत्री उनके अंदर शामिल होंगे, प्रधानमंत्री उनके अधिकार क्षेत्र में शामिल होंगे, अर्थात तो प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकते हैं मेरे दोस्त। और इसलिए मैंने बीजेपी की सराहना की कि देखिए खुद अपनी जांच करवा सके, इतने बड़े पद को आप सामने बैठा रहे हैं, बहुत आपके में डेयर है, बहुत आप दृढ़ निश्चयी हैं। ठीक, तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार से भारत के प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया, ये बात गलत है, क्योंकि उसके क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री शामिल है। हर वर्ष अगर आपका 10 लाख से अधिक विदेशी सहायता प्राप्त हो रहा है आपको, अगर आपके अकाउंट में हर साल 10 लाख से ज्यादा अगर आपको फॉरेन से पैसा आ रहा है, तो आपकी भी जो इकाई है, आपकी जो कंपनी है, लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाती है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य, बात आप जानते हैं। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होंगे, ये बात सत्य है। बस एक गलत है, क्योंकि वहां बाहर रखा गया है, बात बोल दिया था, शामिल है क्योंकि वो। लोकपाल की शक्तियां, इसमें अधीक्षण के अधिकार और सीबीआई को दिशा देने की शक्तियां हैं। तो भाई इसकी क्या क्या शक्तियां हैं। कोई व्यक्ति लोकपाल बन गया तो उसके कौन कौन सी शक्तियां, इस चीज को देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले समय में, कूट में क्वेश्चन बनेंगे ही। अभी 2019 में ही प्रथम लोकपाल बने भैया देश के, तो भैया आपकी कभी भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, क्योंकि सब आपको करंट क्वेश्चन में आएगा ये सब। तो इसमें अधीक्षण के अधिकार और सीबीआई को दिशा निर्देश की शक्ति, सीबीआई को दिशा देने की शक्तियां हैं, अर्थात सीबीआई जांच करवा सकते हैं। कौन, ये कौन करवा सकते हैं सीबीआई जांच, आपके लोकपाल साहब। ठीक, आइए, यदि इसने सीबीआई को एक मामला भेजा है, किसने, लोकपाल ने सीबीआई को एक मामला भेजा है, तो ऐसे मामले में जांच अधिकारी को लोकपाल की मंजूरी के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यदि इसने सीबीआई को एक मामला भेजा, मतलब लोकपाल ने सीबीआई को एक मामला भेज दिया, तो ऐसे मामले में जब लोकपाल ने मामला भेजा सीबीआई को, तो ऐसे मामले में जो जांच अधिकारी, अर्थात जो भी जांच अधिकारी जिसको लोकपाल ने बोला कि तुम जांच करोगे, उस जांच अधिकारी को लोकपाल की मंजूरी के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या, ये समझाता हूं क्यों ये लाइन डाला गया है। ये हो गए भाई आपके लोकपाल, ये हो गए आपके भाई सीबीआई के जांच अधिकारी। ठीक है, अब लोकपाल साहब क्या जानते थे कि यार ये जो व्यक्ति ने यहाँ पे, ये नाम है प्रतीक सर, प्रतीक नाम है, ये जो प्रतीक है सीबीआई का अधिकारी, ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, अगर मैं इसको जांच देता हूं तो ये बहुत ईमानदारी से अपनी जांच करेगा। अब यहां बैठे नेता लोग हंस रहे हैं। ठीक, हाँ, अभी नेता क्या बोला, अरे यार ये तो लोकपाल का तो ऑर्डर दे दिया प्रतीक सर को, और प्रतीक तो बहुत ईमानदार अधिकारी है, वो तो हमारी जांच करेगा, तो हमको तो फंसा ही दे, हमारे खिलाफ तो सबूत इकट्ठा कर ही लेगा और हमको सजा करवा ही देगा। तो एक काम करते हैं, इस प्रतीक को, लोकपाल को तो नहीं हटा सकते, इतना बड़ा पद है, इस प्रतीक को ही हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं और इसके जगह पे एक अपना आदमी बैठा देते हैं, तो इससे ये हमारा आदमी हमारी जांच करेगा और हम बच जाएंगे। तो इसलिए जानते थे लोकपाल पहले से बात कि भैया जब तक इस प्रतीक का स्थानांतरण आप नहीं कर सकते, जब तक आप लोकपाल की मंजूरी नहीं मिल सकती आपको, तो बिना लोकपाल की मंजूरी के बिना जो भी जांच अधिकारी है उसका आप स्थानांतरण नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए न्याय प्रधान डाला गया। ऐसे मामले से जुड़े, ठीक दिख रहा है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मामले से जुड़े तलाशी और जब्ती अभियान, ऐसे मामले से जुड़े तलाशी और जब्ती अभियान वही तो मैं सोचूं क्या हो गया करके, चल रहा है। तो ऐसे मामले से जुड़े जो भी तलाशी और जब्ती अभियान के लिए सीबीआई को अधिकृत करने की शक्तियां भी हैं, अर्थात जो लोकपाल है वो सीबीआई को शक्ति दे सकते हैं कि आप इसमें तलाशी भी लीजिए, सामने वाले पक्ष की तलाशी लीजिए और वहां से जो सबूत मिलता है सबको जब्त भी कर लीजिए। लोकपाल के पूछताछ विंग को एक सिविल कोर्ट की शक्तियों के साथ निहित किया गया है। तो लोकपाल का जो पूछताछ विंग होगा ना,
हम लोकपाल की तरफ से जो सब पूछताछ करेंगे उनको एक सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है, अर्थात वो सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है उनको। अगर वो आपसे पूछताछ कर रही है तो एक सिविल कोर्ट है अपने आप में, वो समझिए आप। लोकपाल के पास विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्पन्न या प्राप्त संपत्ति, आय प्राप्तियों और लाभ जब्त करने की शक्तियां भी है। अर्थात पता चल गया लोकपाल को कि भ्रष्टाचार से इसने आय प्राप्त की है या इसने लाभ प्राप्त किया है या संपत्ति अर्जन की है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। लोकपाल में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने की शक्ति है। अर्थात लोकपाल चाहे और पता चल जाए कि हाँ भैया यही वो लोक सेवक, यही वो कलेक्टर है, एसपी है, डीएसपी है, तहसीलदार है, पटवारी है, आरआई है, कोई भी है, ये इस व्यक्ति ने ही लोकपाल में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े जो भी लोक सेवक होंगे उसका ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसको भेज दो, गलत जगह में ट्रांसफर, मतलब एकदम सजा देने टाइप का ट्रांसफर भेज दो इसको, या निलंबन कर सकते हैं कि इसको निलंबित कर दिया जाए 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो उसका स्थानांतरण और निलंबन की भी सिफारिश कर सकते हैं लोकपाल साहब। लोकपाल के पास प्रारंभिक जांच के दौरान रिकॉर्ड को नष्ट करने से रोकने के लिए निर्देश देने की शक्ति भी है। ठीक है, अर्थात लोकपाल ये बोल सकते हैं कि जब आप प्रारंभिक जांच जब चालू कर रहे हैं, जब जांच चालू कर रहे हैं और उस जांच से जुड़े हुए लोग और उस कुछ सबूत को मिटाते हैं, रिकॉर्ड को नष्ट करते हैं, तो उसके लिए भी ये निर्देश दे सकते हैं कि भैया ऐसा करने वाला भी गुनाहगार होगा। हो गया। तो यहाँ तरीके से आपको दोस्तों लोकपाल एक अध्यक्ष, 8 सदस्य है ना, क्या क्या उसके शक्ति दायरे में आता है, क्या क्या वो कर सकते हैं, वो सब आपको पता चल गया। तो सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त लोक सेवकों का प्रदाता, गुड गवर्नेंस, डिलीवरिंग करप्शन फ्री पब्लिक सर्विस, इसी को बोलते हैं सुशासन। अर्थात ऐसा शासन जो सुंदर हो, सुव्यवस्थित हो, सुगठित हो, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। आइए अब लोकपाल के बारे में जानने के पश्चात, और लोकपाल दोस्तों आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, वो एक सांविधिक निकाय है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। 2019 में पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल बनकर के नियुक्त हुए, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आते हैं आज के हमारे अगले टॉपिक पे, सुशासन पे, गुड गवर्नेंस पे। इसका अर्थ है शासन तंत्र को संवेदनशील होना। अर्थात सुशासन या आपके गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ है शासन तंत्र का संवेदनशील होना तथा प्रभावशाली होना, कार्य में कुशल होना, अनुक्रियाशील होना, जनमुखी होना तथा शासन प्रक्रिया में सरकार के साथ निजी संगठन, सामुदायिक संगठन एवं मीडिया की भागीदारी होना। सुशासन की अवधारणा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वो 2 धारणा कौन कौन सी है? पहली धारणा है संकुचित धारणा, दूसरी अवधारणा है व्यापक अवधारणा, मतलब एक छोटी अवधारणा और एक व्यापक अवधारणा, बड़ी अवधारणा। संकुचित अवधारणा क्या कहती है सुशासन के बारे में, तो इसमें वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई 2 रिपोर्ट को रखते हैं। तो संकुचित अवधारणा में कि कोई देश में सुशासन चाहे कि कुशासन है, तो सुशासन है तो वर्ल्ड बैंक के 2 रिपोर्ट देख लो, ये बता देगा आपको कि भाई उस देश में सुशासन है या नहीं। तो एकदम संकुचित अवधारणा है कि आप रिपोर्ट देखे, रिपोर्ट के आधार पर तय कर दिए कि हाँ ये देश करप्शन फ्री है या करप्शन ज्यादा है। मगर एक व्यापक अवधारणा कि आप सिर्फ किसी द्वारा जारी रिपोर्ट को भी बस नहीं देख रहे हैं, रियल मायने उस देश की हर एक हिस्से को एनालिसिस कर रहे हैं। तो संकुचित अवधारणा में क्या है कि संकुचित अवधारणा में वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई 2 रिपोर्ट को रखते हैं। 80 के दशक में वर्ल्ड बैंक ने शर्त दी कि यदि लोन चाहिए तो आपको सुशासन स्थापित करना हो। इस सुशासन लाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 2 रिपोर्ट दी। फ्रॉम स्टेट टू मार्केट 1989, इसके तहत कहा गया कि लोक उपक्रम निजी हाथों में सौंपे जाने चाहिए, साथ ही शासन प्रशासन में पारदर्शिता एवं सूचनाएं सार्वजनिक होनी चाहिए। कहने का मतलब लोक उपक्रम निजी हाथों में सौंपे जाने चाहिए, है ना, मैंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। दूसरा ही शासन प्रशासन में पारदर्शिता और सूचनाएं सार्वजनिक होनी चाहिए। जो भी शासन प्रशासन है उससे जुड़ी हुई सारी सूचना पारदर्शित हो, मैंने आम नागरिक भी आगे उसके बारे में जानकारी ले सके, और सारी सूचनाएं सार्वजनिक होनी चाहिए, वो सूचनाएं सार्वजनिक पटल पे उपलब्ध हो जानी चाहिए आसानी से। दूसरी रिपोर्ट क्या आई? दूसरी रिपोर्ट आई 1992 डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। पहली रिपोर्ट थी फ्रॉम स्टेट टू मार्केट 1989, 1989 और 89-92, ठीक। तो डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, इस रिपोर्ट में कहा गया, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस 1992 वाले में कहा गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, तथा विशेष बात यह है थी कि विकासशील राष्ट्रों के पास संसाधन भरपूर मात्रा में है, लेकिन उनका सही दोहन नहीं होता है।
इसके उचित दोहन के लिए आवश्यक है निजीकरण एवं विदेशी पूंजी के निवेश को बढ़ाया जाना। अर्थात जो विकासशील देश है जैसे कि भारत, आपके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है मगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आप उस प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सको, इसलिए आप विदेशों को बोलो कि वो पैसा लगाएं, विदेशों को बुलाकर वो अपनी कंपनी लगाएं। या आपके देश में आप सरकारी आदमी कोयला खोद रहा है बस, तो आप प्राइवेट कंपनियों को मौका दीजिए वो कोयला खोदे, सोना खोजे, सब चीज काम करे। अर्थात निजीकरण को बढ़ावा दीजिए, ये बोलना चाह रहा है, ताकि आप प्राकृतिक संसाधन का दोहन करके उससे पैसा कमा के अपने देश को बड़ा कर सके। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की आलोचना विकासशील राष्ट्रों के द्वारा की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं निजीकरण को, मैंने सब चीज को प्राइवेटाइज कर दीजिए, ये दिखा रहा है। दूसरा दिख रहा है कि विदेशी पूंजी मैंने विदेशों का रास्ता अपने देश के लिए खोल दीजिए जिसके तहत हम गुलाम हुए थे, ये दिख रहा है, जिसकी वजह से विकासशील राष्ट्रों के द्वारा इसकी आलोचना की गई वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की। और इन राष्ट्रों ने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने निजी व विदेशी पूंजी का रास्ता साफ किया है, जो यहां दिख रहा है आपको। इन राष्ट्रों ने कहा कि लोकतंत्र में सुशासन का स्वरूप क्या होना चाहिए यह उस देश की जनता या उसके प्रतिनिधियों के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। इन राष्ट्रों के द्वारा दी परिभाषा का व्यापक अवधारणा कहा गया है। अब ये जो विकासशील देश हैं, अब जो ये अपना अवधारणा देंगे कि हमारे लिए क्या है आपका सुशासन, उसको माना जाएगा सुशासन व्यापक रूप में उन परिभाषाओं को। ठीक, आइए व्यापक अवधारणा, इस अवधारणा में निम्न तत्वों को शामिल किया गया। तो व्यापक अवधारणा में कौन कौन से तत्वों को शामिल किया गया, तत्वों को आइए देखते हैं। तो विकासात्मक तत्वों को शामिल किया गया, अर्थात ज्ञान की, जिस देश में ज्ञान की समृद्धि हो, तकनीकी का नवीनीकरण हो, वह देश आपका सुशासन, उस देश में सुशासन है। अर्थात जिस देश में ज्ञान में समृद्धि हो, तकनीकी का नवीनीकरण हो, वह देश विकास कर रहा है और वो भी सुशासन का हिस्सा है। संरचनात्मक, समन्वय एवं योजनाबद्ध आदि, अर्थात जहां पे हर चीज को मिलजुल करके काम करे और एक योजना के तहत किसी भी चीज का निर्माण करे, किसी संरचना को अंजाम दे, तो वो दोस्तों आपका है व्यापक अवधारणा। प्रक्रियात्मक, निष्पक्ष नियमबद्ध एकरूपता, पारदर्शी समयबद्धता, अर्थात निष्पक्ष में किसी भी पक्ष के न होकर के नियम के तहत बंद करके एक रूप से सभी को देखें, किसी प्रक्रिया में एक रूप में देखा जाए। पारदर्शी समयबद्धता, पारदर्शी मतलब सब चीज ट्रांसपेरेंट हो, है ना, समय के साथ हर चीज ट्रांसपेरेंट होता जाए, आपको कोई चीज आपसे धुंधला ना रहे, कोई चीज आपसे छुपाया ना जाए, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो प्रक्रियात्मक। राजनीतिक में राजनीतिक स्थिरता की, हमारे देश में स्थिर राजनीतिक स्टेटस रहे, और बहुत जरूरी है। जिस देश में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होता है उस देश में विदेशी पूंजी कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई भी वहाँ FDI इन्वेस्ट नहीं करता है, कोई भी वहाँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी देश में, अगर आप बोलेंगे कि देश में अगर विकास हो रहा है, देश में सुशासन है, तो सुशासन तभी है जब आपके यहाँ एक राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है। आज मोदी सरकार को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दिया जाता है मेरे दोस्त, बताइए आप, पूरे विश्व में? जो सच्चाई है, भारत की छवि बहुत स्ट्रांग हुई है एक वर्ल्ड लीडर के रूप में जब मोदी जी आए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा बहुमत प्राप्त रूप से एक बहुमत प्राप्त दल के वो नेता है और बहुमत प्राप्त सरकार है, अर्थात उनकी सरकार गिर नहीं सकती आसानी से, इसलिए राजनीतिक स्थिरता बनी हुई है हमारे देश में, इसलिए विदेशियों को भरोसा है। क्या यहाँ पे राजनीतिक क्राइसिस नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, क्योंकि बहुमत प्राप्त, बहुत अधिक बहुमत के साथ वो जीता है। तो ये नहीं कि कोई 2-4 आदमी छोड़े तो सरकार गिर जाएगी, ऐसा नहीं, वो एक स्टेबल सरकार है। जन सहभागिता, किसी भी देश को आप बोलेंगे सुशासन है जब वहां जनता को साथ में भागीदार बना करके कोई भी काम किया जाए, उसे बोलते हैं जनता को साथ में भागीदार बना के इसे बोलते हैं जन सहभागिता, कोई काम किया जाए। कार्मिक प्रशिक्षण, तो वर्तमान अधिकारियों के साथ नवीन अधिकारियों को भी कार्मिक प्रशिक्षण दिया जाए, अर्थात मान लीजिए कि कोई पुराने अधिकारी जो इस काम को कर रहे हैं, अब जो नए अधिकारी है जिसको काम नहीं पता है, तो पुराने अधिकारी के साथ ही उसको छोड़ने से पहले नए अधिकारी को, कि पुराने अधिकारी छोड़ेगा तो नए अधिकारी को डालेंगे, नहीं, पुराने अधिकारी के रहते रहते ही नए अधिकारी को नियुक्त कर दीजिए ताकि नए अधिकारी उन पुराने अधिकारी के साथ साथ रह के उनके अनुभव से सीख सके और उस स्थान को, उस पोस्ट को अच्छे से संभाल सके। इसलिए कार्मिक प्रशिक्षण आए, कर्म रूप से प्रशिक्षण आए। प्रोत्साहित करना, तो इन सभी को कार्मिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना हो गया। सेवा संतुष्टि का ध्यान रखा जाना, तो जो भी अधिकारी हैं वो सेवा भावना से अपनी सेवा, उनकी सेवा से पब्लिक जनता संतुष्ट हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। योग्यता को अवसर देना, देश में योग्यता को अवसर देना, घूसखोरी को, पैसे को, सेटिंग को, जात पात को, सगा संबंधी को नहीं।
नोट, इन सभी तत्वों के माध्यम से शासन व प्रशासन को जन संहिता पर आधारित बनाया जाए तथा सुशासन स्थापित किया जाए। तो इन सभी तत्वों को मिला करके शासन और प्रशासन को जन संहिता, मतलब जन जहाँ पर जन से मिल करके, लोगों से मिल करके हर चीज बने, वह उस पर आधारित बनाया जाए और उसी को सुशासन स्थापित किया जाए। अब आते हैं सुशासन दिवस। तो 25 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्र भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाता है और भारत रत्न प्राप्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को ही, जयंती ने इस दिन का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, इसलिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत ही अच्छे इमेज के रूप में नेता बन के आए थे, जो कभी पार्टी वार्टी के रूप में रहते ही नहीं थे। वो एक कुशल नेता, मतलब देश के लिए काम करने वाले नेता के रूप में, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी देश के नेता के रूप में थे, नेहरू जी देश के नेता के रूप में थे, ये सब देश के लिए काम किए, है ना। ठीक, इसलिए बात ध्यान रखिएगा। तो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हुई है 25 दिसंबर को, और इसीलिए उनकी याद में ही 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारतीय लोगों के बीच सरकार में जवाबदेही के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय लोगों के बीच, देखिए, भारतीय लोगों के बीच सरकार में जवाबदेही के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। तो सुशासन दिवस कब से मनाया जाता है? 2014 से मनाया जाता है, जब से बीजेपी सरकार आई। तो उन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। कि उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जी ने 3 अलग अलग बार, और बहुत ही प्रेरणादायी स्टोरी उनकी, 14 दिन 14 माह इस तरीके से, फिर 5 साल। ठीक, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन मनाया जाता है, 2014 से मनाया जाता है। तो डी हो गया। आते हैं ई शासन या ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के ऊपर। ठीक, ई शासन क्या है? जहां पूरे ई व्यापार को आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ दें, या पूरी सेवाओं को, सर्विस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ दें, या पूरे नागरिक को, जनता को, ताकि वो व्यापार सेवा से जुड़ा कोई भी सर्विस प्राप्त कर सके, उसको ई माध्यम से जोड़ दें। जहाँ देश में जो भी विकास कार्य हो रहा है उससे आप ई माध्यम से सबको जोड़ दें। तो जहाँ ई व्यापार, ई नागरिक, ई विकास, ई सेवाएं आपस में सब जुड़ जाती है, तो वहाँ पे सारा शासन प्रशासन का सारा कृत्य, चाहे शासन प्रशासन व्यापार हो, सेवा हो, विकास हो, नागरिक हो, सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग कर रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग कर रहा हो गवर्नेंस के लिए, शासन पद्धति को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उसे कहते हैं ई शासन। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन को संक्षिप्त रूप में ही ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस। इसका अर्थ है कि सूचना व तकनीकी का सरकारी कार्यों में उपयोग किया जाना। ई शासन स्मार्ट शासन के एक कदम के रूप में देखा जाता है। स्मार्ट शासन क्यों, इलेक्ट्रॉनिक शासन क्यों? भैया मान लीजिए अब रायपुर के हैं अपने मुख्यमंत्री साहब, उनको रायगढ़ के जिला पंचायत के अध्यक्ष से बात करना है, ठीक, या जिला पंचायत के सचिव से बात करना है कि भैया आप देखिए रायगढ़ में ये फंक्शन होने वाला है, ये काम करवा दीजिए। अब उसके लिए वहां से मुख्यमंत्री उठ करके कार में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के रायगढ़ आए, फिर वहां बैठ के मीटिंग करें, इसमें कितना टाइम वेस्ट हो गया, है ना। जबकि उसी को आप क्या कीजिए, वीसी जिसको बोलते हैं, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूरी टीम बैठेगी, रायपुर की और यहाँ रायगढ़ की पूरी जिला पंचायत की टीम बैठे, आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, वहां से मुख्यमंत्री जी कोई बात बताएं, यहाँ पे रायगढ़ में वो चीज काम हो जाए। वो हर एक बात मीटिंग ऑनलाइन, ई आपके तकनीक व क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूचना और तकनीकी के माध्यम से, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से तुरंत संचालित हो जाए, है ना। उनको आना जाना पड़े, वो टाइम बचे और उस टाइम में बाकी काम कर सके। इसलिए शासन स्मार्ट शासन के एक कदम के रूप में देखा जाता है। जैसे आज आप कैसे देखते हैं कि आज आप कंट्रोल रूम में जाएंगे, जब आप कंट्रोल राशन ले जाएंगे, राशन दुकान की राशन दुकान, कंट्रोल दुकान जाएंगे राशन लेने, वो जो 1 रुपये में चावल मिलता है वही वाला, शक्कर मिट्टी तेल मिलता है वही। आज आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ आपको लैपटॉप में ऐसा वो थंब वाले अंगूठा लगवाएगा, पूरा आपको डिटेल आ जाएगा। उस डिटेल में आप कितना चावल लिए, कितना गेहूँ, कितना चावल लिए, कितना चीनी लिए, कितना मिट्टी तेल लिए, सब एंट्री हो जाएगा। और पूरा एंट्री यहाँ से कंट्रोल वाला आदमी करेगा, यहाँ से किराना राशन दुकान वाला आदमी करेगा, और वहाँ से गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा जमा हो गया। तो कितना अच्छा है। तो पहले रजिस्टर पूरा लिखो, फिर रजिस्टर को भेजो, फिर उसको वेरीफाई हो, जांच हो, सब 1 मिनट में हो गया। तो यही ई, अब टैबलेट दे दिया गया है तो उस टैबलेट से हर काम हो जा रहा है।
आप ट्रेन में सफर करेंगे तो आप देखेंगे टीटी पहले क्या करता था, वो पूरा 15-50 पन्ने का पूरा चार्ट लेके घूमता था, उसको ऐसे ऐसे कंधे में रख रख के ऐसे मोड़ मोड़ के टिक करता था कौन वो सीट में है। अब क्या है, हम उनको एक टैबलेट दे दिया गया है, वो टैबलेट में से स्क्रॉल करके देखते हैं ये वाला सीट नंबर आपका है, हाँ ठीक है, टिक किया, पता चल गया, पूरा चीज पता चल गया। जिसकी वजह से ये फायदा हुआ है कि अब ट्रेन के छूटने से एक दिन पहले भी आपको टिकट मिल जा रही है रात के 8 बजे के बाद। ये कर सकते हैं आप फायदा कि अब 4 दिन पहले देखा आपको टिकट नहीं दिखा, 2 दिन पहले देखा आपको टिकट नहीं दिखा, एक दिन पहले, कल की ट्रेन है तो आज उसके छूटने के टाइमिंग से एक दिन पहले आज रात में अगर आप ट्रेन देखेंगे 8 बजे के बाद 9, 10, 11 बजे तो आपको ट्रेन का टिकट दिख जाएगा। उसी टैबलेट का फायदा है ना। नहीं तो पहले क्या था कि 4 दिन पहले सीट नहीं दिख रहा तो लोगों को लगता अब सीट है ही नहीं, वरना ही अब बता देता, एक दिन पहले ही बता देता कि सीट है, बैठिए। सिंपल सरकारी नियम आदि में सरलीकरण होना चाहिए। ठीक, तो सरकारी नियम में आदि में सरलीकरण होना चाहिए, सरकार के सभी नियम सरल तरीके से लोगों को समझ में आए, सरल तरीके से एप्लीकेबल हो, बात खत्म। मोराल, प्रशासन में नैतिक मापदंड स्थापित होने चाहिए। प्रशासन में ये जो बड़े बड़े पद पे बैठ रहे हैं, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, इनको ये इज्जत हो कि कोई बुजुर्ग है तो इसको एकदम प्यार से बैठाएं, अच्छे से बात करें, कोई बच्चा तो उसको अच्छे से बैठाएं, कोई महिला तो उनको सम्मानपूर्वक हम उनके समस्या को सुने, उनका समाधान करें। तो सब मोराल होना चाहिए, सब नैतिक मापदंड उनके अंदर स्थापित होना चाहिए। अकाउंटेबल मान जिम्मेदारी हो उनके अंदर, वो आप जो समस्या लेके आपके सामने है उस काम करने के प्रति इनकी जिम्मेदारी का इनको एहसास होना चाहिए। तो अकाउंटेबल हो, निष्पादन मापन को जवाबदेहिता सुनिश्चित होना चाहिए। तो कार्य के निष्पादन की मापन की जवाबदेहिता सुनिश्चित होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो कि सेवा आपूर्ति आदि तीव्र गति से होना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम आराम से ना हो, तेजी से हो हर एक काम। ट्रांसपेरेंट हो, हमारे काम पारदर्शी हो, कोई ऐसा काम ना हो कि आम नागरिक उसको जांच ना सके, परख ना सके, उसके बारे में जानकारी ना ले सके। तो काम ट्रांसपेरेंट हो, सरकारी दस्तावेज जनता की पहुंच तक होनी चाहिए कि जनता चाहे तो सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके। ई गवर्नेंस में अंतःक्रिया, तो अंतरक्रिया क्या है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, देखिए यहाँ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में आया ई गवर्नेंस के द्वारा 2008 में प्रोमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड रिपोर्ट पेश की। तो पूछे रिपोर्ट किसने पेश की, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बता देंगे आप। इस रिपोर्ट में निम्न तत्वों को जोड़ा गया, कौन कौन से तत्व जोड़े गए, G2C, G2B, G2G और G2E। इसका मतलब क्या है, G2C का मतलब है G फॉर गवर्नमेंट, 2 फॉर C का मतलब है सिटीजन, अर्थात सरकार और नागरिक के मध्य में संबंध स्थापित कीजिए आप। G2B माने भाई आप सरकार और B फॉर बिजनेस के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। G2G माने सरकार और सरकार के बीच में आप संबंध स्थापित करवाइए, माने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किस मध्य प्रदेश राज्य सरकार से कुछ चीज आदान प्रदान करना चाहती है, किसी टेक्नोलॉजी की, किसी समझ की, किसी प्रोसेस की, प्रक्रिया की, तो वो चीज। और G2E की सरकार व एम्प्लॉय, सरकार व कर्मचारियों के मध्य अंतःक्रिया हो, जैसे सरकार है और अपनी एम्प्लॉय डिप्टी कलेक्टर से बात करना चाहती है, सीधा VC की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सब कुछ उसके माध्यम से सीधा बात कर ली। यस, तो G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू व्यापार, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये सभी चीजों को सम्मिलित किया गया जिससे काम फास्ट हो सके, स्मार्ट वे फॉरवर्ड हो सके। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार में बात किया गया। ई शासन हेतु उठाए गए कुछ कदम, तो देखिए क्या क्या कदम उठाए गए आज तक। तो 1998 में सूचना तकनीक एवं सॉफ्टवेयर के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यदल का गठन किया गया। अर्थात हमारे गवर्नेंस में सूचना टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का हम विकास कर सकें गवर्नमेंट के क्षेत्र में, इसलिए एक राष्ट्रीय कार्यदल गठित की गई थी 1998 में। ठीक, 1999 केंद्र में सूचना तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्निक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं मंत्रालय, तो सूचना तकनीक मंत्रालय स्थापित किया गया। तो केंद्र में एक सूचना तकनीक मंत्रालय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री स्थापित किया गया। बहुत बड़ी बात है कि एक मंत्रालय बना दिया गया खुद। फिर 2000 में, है ना, ये देखिए दल गठित हुआ, दल ने बोला कि भाई मंत्रालय बने, मंत्रालय बन गया और सब 2000 रुपये आइए। सूचना तकनीक अधिनियम पारित किया गया। अब जब मंत्रालय बन गया तो उसने एक अधिनियम पारित किया, सूचना तकनीक अधिनियम। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेट तो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन,
सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट पारित किया गया, है ना। तो याद रखेंगे सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट पारित किया गया भैया। अर्थात इससे सेमीकंडक्टर के निर्माण के प्रोसेस को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा चीज है, उसके बिना कोई भी आपका बोर्ड वगैरह रेडी नहीं होती है। इसलिए सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत सेमीकंडक्टर निर्माण की संख्या को बढ़ाया जाए, देश में ये बात बोला गया। राज्यों के सूचना तकनीक मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया। ठीक, तो सभी सूचना तकनीक मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया सभी राज्यों के। NISG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस का स्थापना किया गया। ठीक, NISG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना की गई, एक संस्था बनाई गई जो कि स्मार्ट गवर्नेंस की ओर कार्य कर सके। फिर 2006 में NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लानिंग, तो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस के लिए जो योजना बनाया, प्लानिंग तैयार करे, इस योजना के तहत 3 स्तरों पर केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तर पर MMP मिशन मोड प्रोजेक्ट 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट के आधार पर MMP के आधार पर 27 परियोजना के माध्यम से लागू किया गया। तो MMP क्या याद रखेंगे, मिशन मोड प्रोजेक्ट की मिशन, आपका मिशन है, उस मिशन के मोड में ही रहते हुए 27 प्रोजेक्ट लागू किए गए। इस परियोजना के 8 घटक बनाए गए, जिसके माध्यम से इस परियोजना की सहायता की गई। ठीक, नवंबर 2010 में अब आप आ रहे हैं। नवंबर 2010 खुले मानकों पर आधारित राष्ट्रीय नीति तैयार की गई, जिसके माध्यम से G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस की शुरुआत की गई। इन दोनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रशासन हेतु एक माहौल तैयार किया जा रहा है। यह योजना सरकारी और सार्वजनिक दोनों में लागू है। क्लियर, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे कि सूचना तकनीक एवं सॉफ्टवेयर के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यदल का गठन कब किया गया? 2004 में, 2002 में, 2000 में, 1998 में। तो गठन हुआ 1998 में। ठीक, कार्यदल गठित हुआ 1998 में, 99 में मंत्रालय गठन हुआ, 2000 में सब चीजें हुई, 2000 ये और 2006 में ये सब। ठीक, तो कार्यदल का गठन 2010 में है। तो कार्यदल का गठन हुआ 1998 में, इसलिए आपका आंसर डी 1998 है। कि सूचना तकनीक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर के विकास के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय कार्यदल का गठन किया गया 1998 में। नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर की अवधारणा, अब ये क्या होता है आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप लग रहा होगा अरे यार सर क्या पढ़ा रहे हैं। दोस्तों जब तक आप किसी को पढ़ेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं, अगर कल एग्जाम में आ जाता है नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है, सिटीजन चार्टर क्या होता है, इसकी थ्योरी से एक 4 ऑप्शन बना के देगा, आप भूल जाते हैं। आप खुद बताइए, आप में से कितने लोगों की ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता कि नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, आप में से एक भी आदमी को नहीं पता होगा ये बात कि नागरिक अधिकार पत्र होता क्या है। आप में से एक भी आदमी को नहीं पता होगा ये बात कि नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, आप में से किसी को नहीं पता होगा। और ईमानदारी तो आप खुद बताइए कि हाँ सर आपको पता था कि नहीं, यस और नो में लिख के बताइए। ठीक, तो बताइए आप में से कितने लोगों को पता है भैया कि नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है? ईमानदारी से मैसेज कीजिएगा, कमेंट में आज पढ़ूंगा मैं। और वही एग्जाम में अगर आ गया तब तो आप बोलेंगे क्या, अरे सर ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? अरे भैया कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है दुनिया में, सब आपके पढ़ाई का ही हिस्सा, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं ना। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसी बात, कुछ जरूरी होगा तभी पढ़ा रहे हैं, फोकट में तो पढ़ाएंगे नहीं, है ना, कि भाई बेमतलब कम पढ़ा दें आपको। चलिए, क्योंकि हमारा तो कोर्स, हमारा तो भाई कंप्लीट हो गया संविधान, हमको तो छोड़ देना चाहिए रही। हम बोले थे संविधान पढ़ाएंगे, हम बोले थे मैथ्स रिवीजन करेंगे, करवा दिए, हम संविधान पढ़ाएंगे बोलते पढ़ा दिए, हम अपना जिम्मेदारी निभा दिए, छोड़ दो। और उसके बाद भी हम अगर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ताकि कल को ऐसा कभी नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप रोए ना कि क्या है मुझे पता ही नहीं है, मतलब आपको पता तो है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये तो पता है लोकपाल लोकायुक्त के बारे में, सुशासन के बारे में, गवर्नेंस के बारे में। आइए, पहले कौन थे, कब कब उस बारे में एक्शन लिया गया, पहले अध्यक्ष कौन थे उसके, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के, वो सब चीजें।
नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर है ना, सिटीजन चार्टर की अवधारणा 1991। तो सिटीजन चार्टर की अवधारणा 1991 में, सिटीजन चार्टर की अवधारणा 1991 में ब्रिटेन में रखी गई। भारत में 1996 में प्रभावी व अनुक्रियात्मक प्रशासन हेतु सभी राज्यों के तथा यूटी के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के द्वारा सिटीजन चार्टर की अवधारणा रखी गई। तो क्या बोलेंगे अब भैया, समझ में आया? सिटीजन चार्टर की अवधारणा 1991 में ब्रिटेन में रखी गई थी। भारत में 1996-91 5 साल बाद 96 में प्रभावी व अनुक्रियात्मक प्रशासन हेतु, कि हमारा प्रशासन प्रभावी रहे, अनुक्रियात्मक रहे, इस हेतु सभी राज्यों के तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन हुआ। कब? 1996 में हुआ। और सम्मेलन के तहत ही, सम्मेलन के द्वारा सिटीजन चार्टर की अवधारणा रखी गई। तो कभी क्वेश्चन यही जाता कि भारत में सिटीजन चार्टर नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा या नींव भारत में कब रखी गई? तो आप कैसे बताते भैया 1996 में? किस सम्मेलन में? तो मुख्य सचिवों के सम्मेलन में। कैसे बताते? पता पड़ा नहीं होते तो। इस अवधारणा को 1997 में सभी राज्यों के सीएम तथा यूटी माने केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के द्वारा सहमति के पश्चात लागू कर दिया गया। तो यह अवधारणा कब लागू हो गया? 96 में लाया गया, 97 में लागू हो गया। तो इस अवधारणा को 1997 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के द्वारा सहमति के पश्चात लागू कर दिया गया। इस सिटीजन चार्टर के 6 घटक हैं। अब ये पूछ लेते क्वेश्चन तो कि नागरिक अधिकार पत्र के कितने घटक हैं? 4, 2, 4, 5, 6? क्या बताते आप? बता ही नहीं पाते। कब हुआ? 96 बता ही नहीं पाते। कब लागू हुआ? 97 बता ही नहीं पाते। संगठन, अब इसके 6 घटक कौन कौन से हैं? पहला घटक है नागरिक अधिकार पत्र का संगठन का दूरगामी लक्ष्य व मिशन की जानकारी। कोई भी जो संगठन है उसका दूरगामी लक्ष्य और वो किस मिशन के तहत काम करेगा उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, नागरिकों व उपभोक्ताओं का विस्तृत विवरण हो। उसकी जिस क्षेत्र, जो भी शासन क्षेत्र वहां पे नागरिकों और जो उपभोक्ता है उनका विस्तृत विवरण होना चाहिए। संगठन द्वारा किए जाने वाले व्यापार का विस्तृत विवरण होना चाहिए। नागरिकों की अपेक्षाएं को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। शिकायत उपचार तंत्र का विस्तृत विवरण हो, कि शिकायत उपचार तंत्र, कोई भी शिकायत है तो तुरंत उसका उपचार हो सके, ऐसा एक विस्तृत तंत्र बनाना चाहिए। उस तंत्र तक पहुंचने का भी विवरण होना चाहिए कि आदमी उस तंत्र तक कैसे पहुंचे जो शिकायत के उपचार करता है, हमारी शिकायत को दूर करता है। मानक गुणवत्ता, समय सीमा, मानक गुणवत्ता मैंने अच्छी क्वालिटी का चीज मिले, समय सीमा सही समय पर मिले, सेवा प्राप्ति, आपको सर्विस प्राप्त हो जाए आदि कहाँ से होगी और ये सब चीज कहाँ से होगी कि अच्छी क्वालिटी का सामान अच्छे टाइम पे अच्छे सर्विस के साथ आपको कहाँ से होगी, कैसे होगी, और इन सभी का विवरण दिया रहना चाहना चाहिए। तो यही आपका नागरिक अधिकार पत्र है। इसमें सारी जानकारी इन 6 घटक के आधार पर पूरा तैयार किया गया। नागरिक अधिकार के मुख्य तत्व कुछ कुछ है, उसको ध्यान रख लीजिए। सरल भाषा, कि नागरिक अधिकार के जो मुख्य तत्व, उसमें सबसे मुख्य तत्व है सरल भाषा, कि नागरिक अधिकार पत्र की भाई भाषा एकदम सरल हो, जिसको आसानी से कोई आम आदमी भी समझ सके। एकदम संवैधानिक लैंग्वेज में मत लिख दीजिए, ठीक है। नागरिक अधिकार पत्र में सेवा मानक हो, उसका भाई सेवा जो सर्विस है उसका स्टैंडर्ड हो, उपभोक्ता की आवश्यकता पर फोकस हो। नागरिक अधिकार पत्र में उपभोक्ताओं की क्या आवश्यकता है उस पर फोकस होना चाहिए, और जो भी उसकी समस्या है उसकी समस्याओं का प्रभावी उपचार होना चाहिए। उसकी उनको समस्याओं को लेकर के अगर प्रशिक्षण चाहिए तो उनको प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। प्रत्यायोजन माने कि फीडबैक, और उसके बाद उनसे फीडबैक लेना जरूरी है कि भैया आप संतुष्ट हैं या नहीं है। तो बहुत बड़ा चीज है फीडबैक। और गहन निगरानी तंत्र, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक गहन निगरानी तंत्र बनी चाहिए जो पूरी निगरानी रख सके। आइए, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? मूल तत्व में सम्मिलित कौन सा नहीं है बताइए। तो प्रत्यायोजन माने फीडबैक है, प्रशिक्षण है, गहन निगरानी तंत्र हाँ है, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान नहीं है, डी नहीं है, आंसर डी नहीं है, बाकी तीनों। बोलिए, ये क्वेश्चन बन जाता है नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है। तो क्या आप खुद ईमानदारी से बताइए ये क्वेश्चन आप बना पाते? मैं बता रहा हूं 100% कि अगर मैं नहीं पढ़ाया होता तो ये क्वेश्चन आप छोड़ के आते, गारंटी है। मगर अब अगर एग्जाम में आएगा तो केवल आपसे ही बनेगा मेरे दोस्त, क्योंकि जहां 30-40 हजार देकर के आप संविधान पढ़े होंगे वहां ये चीज पढ़ाया ही नहीं गया होगा।
अब ऑनलाइन और बहुत जगह संविधान पढ़ेंगे, वहाँ ये चीज पढ़ाया ही नहीं गया होगा। तो मुद्दा यही है कि नई चीजें यहाँ सीखने मिल रही है, जिससे नए समय में एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो पढ़िए, ना कि उसकी तरह के जो एग्जाम में आगे क्वेश्चन उसको अपने बुक में छाप दिए, लिख दिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है आया है आया है, और लोगों लगता है वाह देख सब पुस्तक इसी पुस्तक से सारा क्वेश्चन आता है। अरे भैया वो आने से पहले नहीं बता रहा है आपको, आने के बाद डाल रहा है ना। आने से पहले आपको क्वेश्चन पता हो तब तो एग्जाम में आएगा तो आप बना पाएंगे। अब आगे चला गया वो क्वेश्चन तब आप जान के भी क्या कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे भी आज का क्लास होता है समाप्त। यहाँ पे आज का क्लास आपका हो जाता है समाप्त, है ना। तो देखिए संविधान हम पढ़ रहे हैं, और संविधान में हमारे बहुत सारे मिसलेनियस चीजें, जो छोटी छोटी चीजें आपकी छूट जाती है किसी लोगों की, हम उस चीज को भी कवर कर रहे हैं गहनता के साथ, ताकि कुछ भी आपको छोटा सा चीज भी छूटे ना, है ना। तो इस बातों का ध्यान रखिए आप। क्लियर। चलिए, तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। देख लो कितना समय, थोड़ा बहुत समय बचा हो तो कुछ बता देंगे। ठीक, पांच मिनट का समय तो है, क्या बता दूं अगर आपको इस 5 मिनट में। चलिए 5 मिनट में एक बार मौखिक तौर पे हम लोग रिवीजन करते हैं। 22 भागों को रिवीजन करते हैं मौखिक तौर पे, लिख के तो बहुत देख लिए, मुख्य तौर पे। भाग एक क्या है? संघ, राज्य और क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। आप रिवीजन करते चलिए, साथ बोलिए। भाग एक क्या है? संघ, राज्य और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। जैसे अनुच्छेद में बोलूंगा 5 नंबर बताऊंगा और अनुच्छेद होगा। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35, 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP 36 से 51। भाग 4 से बोला 4 का मूल कर्तव्य 51 का। भाग 5 केंद्र सरकार जो आपका है 152 से 152 से 151, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 है राज्य सरकार जो आपका है 152 से 237। फिर आपका भाग 7 है समाप्त, निश्चित कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 7/56/1956 द्वारा। अनुच्छेद है 368 जो कि निश्चित हो गया है। 368 बोल रहा हूँ, 368 नहीं, हाँ 368 नहीं, 237 हुआ, 268, 238 नहीं। भाग 7 जिसको निश्चित कर दिया गया उसका अनुच्छेद है 238, 238, ठीक है। भाग 8 पे आते हैं। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश, जिसका अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 है पंचायत। भाग 9A है या 9क है नगरीय निकाय। भाग 9 पंचायत है आपका अनुच्छेद 243 से 243O, और नगरीय निकाय है 243P से 243ZG तक। भाग 10 है कुछ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जिसका अनुच्छेद है आपका 244 से 44A। भाग 11 है आपका केंद्र और राज्य संबंध, ठीक, 245 से 263। भाग 12 है भाई 12 तेरे व्यापार के वाणिज्य के व्यापारी, तेरे वित्त के संपत्ति के संविदाओं के 12 बज गए। तो भाग 12 है भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वित्त संपत्ति संविदाएं, ठीक, और उसका अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 264 से 300 क तक, 300A तक, ये क जो भी आप बोले। फिर आपका आ जाएगा भाग 12 भाग 13 भाग 13 में 13 व्यापार वाणिज्य कैसे चल रहा है। 13 व्यापार मतलब भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, भाग 13 हो गया। 13 व्यापार वाणिज्य हिंट था उसका, तो भाग 13 है भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य समागम, इसका अनुच्छेद आपका 301 से 307। भाग 14 है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जिसका अनुच्छेद है आपका 308 से 323। भाग 15 है निर्वाचन आयोग या निर्वाचन, जिसका आपका अनुच्छेद है आपका दोस्तों 324 से 329, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 है पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 16 हो गया पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद है आपका 200, कहां तक था उसका लास्ट वाला, क्या बोले थे हम लोग, निर्वाचन 224 से 329। हाँ, तो 324 329 निर्वाचन हो गया। तो आपके पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध है 330 से, क्योंकि 330 से 342, है ना, ठीक। अब उसके बाद भाग 17 में, भाग 17 में राजभाषा जो कि आपका 343 से 351 है। भाग 18 से
आपातकाल, आपातकाल जो कि आपका 300 आपातकाल, हाँ 352 से 360 है। क्लियर हो गया। फिर भाग 19 प्रकीर्ण, यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल से जुड़ा हुआ कुछ कुछ बिंदु है, वही है ना भाग 19 प्रकीर्ण है। हाँ, जिसमें आपको भैया अनुच्छेद है 300 के, उससे पहले भाग 18 में कितना हो गया 60 तो है, 361 से 367 प्रकीर्ण। भाग 20 है आपका संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 है आपका कुछ विशेष परिस्थितियों में संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, तो संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, ठीक है, तो वह आपका भाग 21 संक्रमणकालीन विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। और भाग 22 है आपका हिंदी में अनुवाद परिभाषा, है ना, परिभाषा और भाषा हिंदी में अनुवाद भाग 22, इसका अनुच्छेद 392 से 395, 393 से 395, क्योंकि 369 392 तो भाग 21 है, तो 393 से 395 22 भाग हो गए। इस तरीके से 22 भाग, उनके नाम उनके अनुच्छेद का रेंज आपको ऐसे ही मौखिक याद होना चाहिए। क्लियर हो गई बातें, ताकि आपको कभी भी एग्जाम में आए तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, फट से आपको दिमाग जाए। भाग 8 बोले केंद्र शासित प्रदेश, भाग 5 बोले तब फट से बताया केंद्र संघ सरकार, भाग 6 बोले तो राज्य सरकार, भाग 8 बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, भाग 11 बोले तो केंद्र राज्य संबंध, ये सब चीजें। भाग 10 बोलते हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ऐसे आपको दिमाग फट से आना चाहिए। ऐसे ही आप रिविजन कीजिए दोस्तों, ठीक। 12 अनुसूची वैसे आपको याद होनी चाहिए। अनुसूची 1 संघ राज्य और उसका क्षेत्र, अनुसूची 2 वेतन और भत्ते, अनुसूची 3 शपथ और प्रतिज्ञान, अनुसूची 4 राज्यसभा सीटों का आवंटन, अनुसूची 5 एसटी संपूर्ण भारत, अनुसूची 6 एसटी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, अनुसूची 7 सूची विभाजन, केंद्र सूची राज्य सूची संवर्ती सूची, अनुसूची 8 भाषाएं 22 भाषाएं 14+8 भाषाएं, अनुसूची 9 भूमि सुधार आंदोलन आपका पहला संविधान संशोधन 1951, अनुसूची 10 दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन दो आपका 1985, अनुसूची 11 अनुसूची 11 में पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992, अनुसूची 12 नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन 1992। 8 भाषाओं पे आए तो 8 भाषाओं में भाई आपका 14 भाषाएं प्लस 8 भाषाएं थी। 14 भाषाएं में आपका है हिंदी संस्कृत उर्दू, उसके बाद आपको पूरे राज्य हिसाब से लेंगे आप कश्मीरी, 14 भाषाएं आपके हाथ में हो जाएंगे, देखिएगा हिंदी संस्कृत उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, 10 तो खत्म हो गए। तमिल के बाद आप देख रहे हैं तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असामी, हो गए 14 लैंग्वेज ही हो गए जो संविधान शुरुआत में थे। बाद में 8 लैंग्वेज जुड़ी जो कि 1, 3 और 4 लैंग्वेज के रूप में जुड़ी। पहली जो 1 लैंग्वेज जुड़ी जो कि 15वीं लैंग्वेज के रूप में संविधान में जुड़ी संशोधन के द्वारा, वो थी सिंधी, जो कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी, वह जुड़ी आपके 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। फिर 3 लैंग्वेज जुड़ी कोने मणिपुरी कोंकणी नेपाली, कोने मणिपुरी कोंकणी नेपाली, जिसको जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर आपका जुड़ा MBDS मैथिली बोडो डोंगरी संथाली, MBBS करते हैं MBDS मैथिली बोडो डोंगरी संथाली, मैथिली बोडो डोंगरी संथाली जुड़ी, जो कि आपकी जुड़ी 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। जिसमें आपकी सिंधी पश्चिमी राजस्थान की लैंग्वेज थी, मणिपुरी मणिपुर की थी, कोंकणी आपकी गोवा की थी, नेपाली आपकी संपूर्ण भारत में बोली जाती है। मैथिली बोडो डोंगरी संथाली, मैथिली आपके भैया दक्षिणी बिहार की, बोडो है आसाम की लैंग्वेज, डोंगरी है जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज, संथाली है दोस्तों आपके झारखंड की लैंग्वेज। इस तरीके से पूरे 12 अनुसूची भी आपके सामने रिवीजन कर दिया। तो पूरे 22 भाग, उनके नाम उनके अनुच्छेद, पूरे 12 अनुसूची, उसके अंदर का डिटेल, उसके अंदर के संशोधन, सब चीज का डिटेल आपको मौखिक बोल दिया। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको भी ऐसे ही मौखिक पता होना चाहिए, तब तो आपके अंदर आप सही मायने संविधान की तैयारी कर रहे हैं, आपको सब चीज के बारे में जानकारी रह रही है। ठीक, तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आज की क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।